Good morning, friends. First of all, let me welcome you all to the class on residential status. सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, पिछले कुछ सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, आज की डेट में एक ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री में काम करें। They may have to move to different countries depending on their work, what business they are into, or what are the services that they are doing. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए है जो कि किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ टाइम इंडियन कंपनी में काम किया, उसके बाद उनको लगा कि भाई आज की डेट में मेरे को यूरोप में या यूएस में कोई बेटर जॉब मिल रही है, तो वो यूएस या यूरोप चले गए। इस केस में क्या होगा कि कुछ समय एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में रहेंगे, कुछ समय वो इंडिया के बाहर रहेंगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बजट होता है जिसमें मेजर कंपोनेंट जो किसी भी गवर्नमेंट की इनकम का होता है वो होता है टैक्सेस के थ्रू। इसलिए हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करे। अब इस केस में क्या होगा, कुछ टाइम सपोज मिस्टर ए ने इंडिया में काम किया है, कुछ टाइम उन्होंने यूएस में काम किया है। अब इंडियन गवर्नमेंट वुड वांट दैट दिस इंडिविजुअल शुड पे टैक्स ऑन इट्स एंटायर इनकम इन इंडिया। एट द सेम टाइम विच एवर कंट्री ही गोज, चाहे वो यूरोप जाए चाहे वो यूएस जाए, अगर वो वहाँ पे कुछ टाइम काम कर रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मिस्टर ए वहाँ पे टैक्सेस पे करें। अभी एक बहुत ही पिक्यूलियर सी सिचुएशन हो जाती है जिसमें मिस्टर ए फंस गए हैं। यूएस चाहता है कि वहाँ पे वो टैक्स पे करें, इंडिया चाहता है कि वो इंडिया में टैक्स पे करें, लेकिन अगर दोनों जगह टैक्स पे करें तो मिस्टर ए के पास बचेगा ही क्या। इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जिसको कि बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में होता क्या है, यू डिटर्मिन कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी साल में कौन सी कंट्री का रेजिडेंट है। जिस भी कंट्री का वो रेजिडेंट होता है उसकी जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स लगाने का पहला हक उस कंट्री का होता है। उसके अलावा अगर वो उस साल में कहीं और किसी कंट्री में काम करता है तो उस कंट्री में जो इनकम वो वहाँ पर कमाता है उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इससे सिचुएशन में क्या होगा, अगर दोनों जगह टैक्स पे करना पड़ा तो आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हाट हैपन्स इज कि जिस कंट्री का वो बंदा इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है वो गवर्नमेंट उसको एक रिबेट दे देती है कि भाई तुमने बाहर इस इनकम पे इतना टैक्स पे किया है, हमारे यहाँ जो भी टैक्स बनता है उसमें से आप वो काट लो और बाकी पे कर दो। लेट अस नाउ मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के लिए दो बेसिक कंडीशन दी गई है। अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों बेसिक कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है। अगर वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं ये दोनों कंडीशन क्या है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर कोई इंडिविजुअल एक प्रीवियस ईयर में, जैसा हमने पहले देखा था, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगर कोई भी इंडिविजुअल इस पीरियड के दौरान इंडिया में 182 डेज 182 दिन या उससे ज़्यादा रहता है, उस केस में वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है। लेट अस सी इट अगेन। इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया, where he is in India. India includes territorial waters of India also. In the previous year में यदि वो इंडिया में था कितने दिन, for a period of 182 days or more. अगर वो 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है then he becomes a resident of India. Now let us just discuss this a little bit in more in detail.